वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 5 के लिए ईवीएस का चैप्टर नंबर 20 पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर भी हैंड टू हैंड में लिखने बताती जाऊंगी, जैसा कि पहले सभी चैप्टर्स में बताया है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी बच्चे बुक का पेज नंबर 182 खोलेंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 20 है और चैप्टर का नाम है किसके जंगल। चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर जंगलों से रिलेटेड बातों को पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे जैसे चैप्टर आप पढ़ते जाओगे आपको अच्छे से समझ आता जाएगा। तो पहला यहाँ पर जो टाइटल है वो है जंगल की बेटी। सोच सकते हो ये बच्चे पोटलियां लेकर जंगल में क्या करने जा रहे होंगे। देखो यहाँ पर पोटलियां हैं बच्चों के कंधों पर। तो आप सोच सकते हैं कि ये पोटलियां लेकर जंगल में क्या काम करने जा रहे हैं। जानोगे तो तुम्हारा मन भी चाहेगा कि तुम भी ऐसा ही करो। असल में ये बच्चे जंगल में जाकर कूदते दौड़ते हैं, पेड़ों पर चढ़ते हैं, अपनी कुड़क भाषा में गीत गाते हैं और फिर गिरे हुए फूल पत्ते बीनकर मालाएं और गुलदस्ते बनाते हैं। जंगली फलों का मजे लेते हैं, उन्हें खाते हैं और तरह तरह की पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ होती है इनकी प्यारी दीदी सूर्यमणि। यानी कि सूर्यमणि इन बच्चों को अपने साथ अपने देखरेख के अंदर जंगल लेकर जाती हैं, जहाँ पर ये बच्चे फूलों को पत्तियों को इकट्ठा कर कर प्यारे प्यारे गुलदस्ते बनाते हैं और वहाँ पर जो जंगली फल वगैरह होते हैं उन्हें भी मजे ले लेकर खाते हैं। सूर्यमणि हर रविवार जाती हैं बच्चों को जंगल में लेकर। झारखंड इन जंगलों में झारखंड के इन जंगलों में घूमते समय सूर्यमणि बच्चों को वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। यानी कि बच्चों को बताती हैं कि ये कौन सा पेड़ है, ये कौन से जानवर हैं, ये जड़ी बूटियाँ किस काम आती हैं, हर चीज़ बताती हैं। और संडे टू संडे ये बच्चों को अपने साथ जंगल लेकर जाती हैं। अब बच्चों देखो, अगले पेज पर आएंगे 183 पर। यहाँ पर दो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा। पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि जंगल क्या होते हैं। तो आंसर लिखोगे कि जंगल एक ऐसा स्थान है जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में बहुत से पेड़ पौधे तथा जानवर पक्षी बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। समझ में आया, जंगल क्या है? एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी तथा जानवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए जाएं तो क्या वो जगह भी जंगल होगी। तो बिल्कुल नहीं, है ना। केवल बहुत सारे पेड़ों का स्थान जंगल नहीं कहलाता। बगीचे में भी तो बहुत सारे पेड़ हैं, किंतु वहाँ सभी प्रकार के जीव जंतु नहीं होते हैं। जंगलों में पेड़ों के साथ साथ अन्य जानवर भी प्राकृतिक रूप से होते हैं, किंतु बागों में नहीं होते हैं। वहाँ पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो इन्हें जंगल नहीं कहा जा सकता है। अब देखो आगे तीन क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है। तो आप आंसर में लिखना कि, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, पढ़कर बताती हूँ। जंगल में पेड़ों के अलावा कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े तथा पशु पक्षी आदि होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ पौधे होते हैं। तुम कितने पेड़ पौधों को पहचान सकते हो। यहाँ पर देखो लिखा है पेड़ पहचान सकते हो। तो आंसर के अंदर लिखोगे कि अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं। मैं पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ों को पहचान सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्यमणि कहती हैं अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, वो ऐसा क्यों कहती हैं। तो आंसर के अंदर लिखोगे कि जंगल पर्यावरण के अंदर संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। ये कई हानिकारक गैसों को अपने अंदर सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए सूर्यमणि का कथन सही है कि जंगल के बिना हम भी नहीं रह सकते। अगर जंगल नहीं तो हम भी नहीं। अब देखो यहाँ पर अगला टॉपिक है सूर्यमणि का बचपन। बचपन से ही सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था। वे स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़कर जंगल से होकर स्कूल जाती थी। सूर्यमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था।
उसकी माँ बांस से टोकरियां चुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। और जब से शंभू ठेकेदार आया था तो जंगल से एक पत्ता भी उठाना मुश्किल हो गया था। सूर्यमणि के गांव के लोग ठेकेदार से डरते थे, पर बुधिया माई नहीं डरती थी। वे कहती थीं कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए तो जंगल हमारा साझा बैंक है, यानी कि ये सबकी मिलीजुली संपत्ति है, मेरा या तेरा नहीं है। जितनी जरूरत उतने ही हम जंगल से लेते हैं। जंगल का खजाना हम बर्बाद नहीं करते हैं, लूटते नहीं हैं, जैसा ठेकेदार करते हैं कि बड़े बड़े पेड़ पेड़ जो होते हैं, जानवर होते हैं, उन्हें काट काट कर ये बंधक बनाकर ले जाते हैं। अगले पेज पर आ जाओ, 184 पर। छोटी सी खेती के सारे घर चलाना मुश्किल हो रहा था। सूर्यमणि के पिता काम की तलाश में शहर के पास ही रहते थे, पर फिर भी हालात नहीं बदले। कभी खाना होता था, कभी नहीं। मनिया चाचा अपनी पंसारी की छोटी सी दुकान से कभी कभी सूर्यमणि के घर अनाज भेज दिया करते थे। उन्होंने कोशिश करके सूर्यमणि का दाखला बिशनपुरा गांव के स्कूल में करा दिया था। उसे वहीं रहकर पढ़ना था। स्कूल से ही फीस, खाना, कपड़े, किताबें सब कुछ मुफ्त मिलने वाला था। पर सूर्यमणि को अपना गांव और जंगल छोड़कर दूर जाना पसंद न था। पढ़ोगी नहीं तो भूखी मरोगी, मनिया चाचा ने उसे समझाया। भूखी क्यों मरूंगी, ये जंगल है ना। सूर्यमणि का जवाब फौरन तैयार था। अरे पगली, हम आदिवासियों को अपने जंगल से हटाया जा रहा है। कहीं खदान खोद रहे हैं तो कहीं पर बांध बना रहे हैं। जंगल के अधिकारी भी सोचते हैं कि जंगल उनके हैं। मेरी मान पढ़ लिख कर कायदा कानून समझेगी तो शायद जंगलों को बचा पाएगी। छोटी सूर्यमणि चाचा की बात अब कुछ कुछ समझ गई थी कि जंगलों पर सरकारी लोग आकर कब्जा करने लगे हैं। अब जंगलों पर उनका पूरी तरीके से अधिकार नहीं रह पाया है, इसलिए सूर्यमणि चाचा की बात को अच्छे से समझ गई थी। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल से बहुत लगाव है। तो हाँ, मैं और मेरे दोस्त को जंगल से बहुत लगाव है। ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से क्यों रोका? ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से इसलिए रोका क्योंकि वे नहीं चाहता था कि दूसरे लोग भी जंगल में संसाधन का प्रयोग करें। वे केवल लकड़ियां काटकर पैसा कमाना चाहता था, उसे लालच आ गया था। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो कि सभी के लिए होनी चाहिए, पर वहां जाने से लोगों को रोका जाता है? तो हाँ, मेरे शहर में एक बड़ी झील है जहाँ सुरक्षा कारणों से आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मुझे लगता है कि वहाँ आम लोगों को भी जाने दिया जाना चाहिए। तो बच्चों, तीनों ही क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपीज में लिख लेना। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि जंगल किसके हैं? तो देखो यहाँ पर मैंने आंसर लिख रखा है। आप लिखोगे कि जंगल सभी के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि बुधिया माई ने कहा जंगल तो हमारा साझा बैंक है, ना तेरा ना मेरा। क्या कोई और ऐसी चीज है जो हम सबकी साझा है, मिली जुली है? तो देखो जवाब है हाँ, कुछ और चीजें हैं जो हमारी सामूहिक संपत्ति है। वो है भोजन, खनिज और क्या है, जीवाश्म। अगला टॉपिक है सूर्यमणि का सफर। बिशनपुरा गांव का स्कूल देखते ही सूर्यमणि का मन खिल उठा, क्योंकि स्कूल घने जंगल के पास जो था। स्कूल में सूर्यमणि ने खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा लेकर बीए पास किया। वे गांव की पहली लड़की थी। कॉलेज में उसकी पहचान बासवी दीदी से हुई, जो कि पत्रकार थी। उनके साथ मिलकर सूर्यमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम करने लगी। किस आंदोलन में काम करने लगी सूर्यमणि? एक बड़ा आंदोलन था जिसका नाम था झारखंड जंगल बचाओ। इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर शहर में जाना पड़ता। उसके पिता को ये बात पसंद नहीं थी, पर सूर्यमणि ने जंगल बचाने का काम जारी रखा और गांव वालों के हक के लिए उसने लड़ना शुरू कर दिया। सूर्यमणि का एक सपना था कि वो अपने
कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी होने पर उसे गर्व भी था। अब देखो इसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? तो हाँ, मेरी एक सहेली है जिसे मैं मन की हर बात बता सकती हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कई लोग जंगल में इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की जिंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना क्या सही है या गलत है? तो देखो, जंगली शब्द का तात्पर्य असभ्य से है, किंतु वे सभ्य नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे ढंग में जी रहे हैं जो हमारे जीने के ढंग से अलग है। इसलिए उन्हें जंगली कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनके रहन सहन का तरीका जो है वो उनके लिए पूरी तरीके से सभ्य है, माना कि हमारे लिए ना हो, मगर उन्हें जंगली कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आदिवासी कैसे रहते हैं इस बारे में क्या तुम कुछ जानते हो? लिखो और इसके चित्र भी बनाओ। तो देखो इसका आंसर ये रहा। आदिवासी जंगलों में रहते हैं। वो फूलों तथा पत्तियों के वस्त्रों के रूप में प्रयोग करते हैं। वो अपनी सभी बुनियादी जरूरतों के लिए वनीय यानी कि वन के उत्पादों का प्रयोग करते हैं। बीमार होने पर भी वे जड़ी बूटियों से ही इलाज करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? तो नहीं, मेरा कोई भी आदिवासी मित्र नहीं है। आगे बच्चों नेक्स्ट पेज पर है 186। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूले नहीं, और जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीजें बनाने की कला बच्चे भी सीखें, ताकि उनकी जो कल्चर है वो बरकरार रहे। सभी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़ें। ये सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबें संभाल कर रखी गई हैं कुड़ुक शैली के अंदर, यानी कि जो सूर्यमणि थी वो चाहती थी कि जो उनका कल्चर है, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो भी उसे अच्छे से सीख सके। अब देखो बच्चों यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो जंगल के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? तो आंसर लिखोगे कि हाँ, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो पेड़ पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध है और उनका नाम दानू काका है। अगला है कि तुम्हारा सपना क्या है? सपना पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? तो मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तथा मैं डॉक्टर बनने के लिए बहुत मन लगाकर पढ़ती हूँ। अगला सवाल है कि अखबार में से जंगल की खबरें इकट्ठी करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है और क्या खबर है? तो देखो इसके लिए आंसर लिखोगी कि हाँ, मैंने जंगल के काटने से मौसम पर क्या असर पड़ा है से संबंधित कई खबरें अखबार से इकट्ठी की हैं। मैंने उसमें पढ़ा है कि जंगल की कटाई करना वातावरण में बदलाव आया है। कटाई करने से गर्मी अधिक पड़ने लगी है। अगला सवाल है कि तोरांग में सूर्यमणि अपने आदिवासी रहन सहन, नृत्य, संगीत को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। क्या तुम अपने समुदाय के लिए ऐसा कुछ करना चाहोगे? तुम किस चीज को बचाए रखना चाहते हो? तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि मैं भी अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए अपने आने वाली पीढ़ी को वो सब तौर तरीके सिखाऊंगी जिससे वे अपने रीति रिवाज ना भूलें। जैसे कि मेरे दादा दादा पत्थरों को तराशने के कारीगर हैं, मैं भी आने वाली पीढ़ी के लिए इस कला को सिखाने के लिए अलग से हस्तकला सिखाने का आयोजन करूंगी, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस कला को सीख सकें। आगे है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है या कोई फैक्ट्री है? उसमें किस तरह का? पहले बेटे फर्स्ट क्वेश्चन रह गया ना, इसका ये रहा। ओडिशा के एक स्कूल की 10वीं क्लास की लड़की सीकिया ने वहां के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और उसका एक हिस्सा यहाँ पर है। हम आदिवासियों के लिए जंगल ही सब कुछ है।
हम एक दिन भी जंगल से दूर नहीं रह सकते। तरक्की के नाम पर जंगल में सरकार द्वारा बहुत से प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। कहीं बांध बन रहे हैं तो कहीं फैक्ट्री। जंगल जिस पर हमारा अधिकार है उसे छीना जा रहा है। इन प्रोजेक्ट्स के चलते ये सोचने की जरूरत है कि हम आदिवासी कहाँ जाएंगे, हमारी रोजी रोटी का क्या होगा। अगर जंगल ना रहे तो खानों में से एल्युमिनियम जैसे खनिज निकालकर जमीन को खोखला कर दें तो बचेगा ही क्या। सिर्फ दूषित हवा और पानी और मीलों दूर तक फैली हुई बंजर जमीन। समझ में आया कि एक बच्ची ने, जो कि आदिवासी प्रजाति से बिलोंग करती है, उसने एक पत्र लिखा और उसके अंदर अपनी प्रॉब्लम को बयान करा। तो इसके अंदर लिखा है कि क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसा काम चल रहा है या कोई फैक्ट्री है, उसमें किस तरह का काम चल रहा है। तो हाँ, मेरे घर के पास कपड़ों की फैक्ट्री है। वहाँ कई तरह की बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो कि जीन्स बनाती है। फैक्ट्री की वजह से क्या जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है। तो आप इस वाले आंसर को बेटे छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ, मेरे इलाके में निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ एक कॉलेज बन रहा है। तो हाँ, हाँ फैक्ट्री के पर अब दूसरा क्वेश्चन है कि फैक्ट्री की वजह से क्या जमीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है। तो हाँ, फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पेड़ पौधे प्रभावित होते हैं। अब इस विशेष क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रदूषण हो गया है। अब देखो बच्चों, अगले पेज के ऊपर भारत का पॉलिटिकल मैप दिया गया है। पूरा ही पॉलिटिकल मैप है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है कि नक्शा देखो और पहचानो कि इस नक्शे के अंदर क्या दिखाया गया है। तो आंसर होगा कि ये नक्शा भारत का है। इसमें घने जंगल तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को दिखाया गया है। पहले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ये। दूसरा क्वेश्चन है कि तुमने सीखिया की चिट्ठी पढ़ी, नक्शे में देखो कि उड़ीसा कहाँ पर है। तो देखो, उड़ीसा भारत के पूर्वी समुद्री भाग में स्थित है। क्या उड़ीसा में किसी किनारे पर समुद्र है। तो बिल्कुल हाँ, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास है। नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके जिनके किसी भी जिसके किसी किनारे समुद्र हो। तो देखो, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे समुद्र स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है कि नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ पर है। तो आप लिखोगे पांचवे का आंसर, सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे में बिहार से दक्षिण, उड़ीसा से उत्तर तथा मध्य प्रदेश से पूर्व में है। याद रखोगे कि सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे के अंदर बिहार की साइड से दक्षिण में, उड़ीसा की साइड से उत्तर में और मध्य प्रदेश की तरफ से पूर्व में है। छठा आंसर है कि नक्शे में जंगल कहाँ है और इसको आपने कैसे पहचाना। तो देखो, लिखोगे कि लगभग सभी राज्यों में जंगल है, कुछ में ज्यादा है और कुछ में कम। नक्शे में जंगल को हरे रंग से दिखाया गया है। साफ साफ पता चल रहा है नक्शे के अंदर बच्चों, जो हरा वाला हिस्सा है सभी राज्यों के अंदर है, तो ये सभी हिस्से क्या है, जंगल के हैं। अगला क्वेश्चन है कि नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा घने जंगल हैं। तो अब आंसर के अंदर लिखोगे कि नक्शे में घने जंगलों को गाढ़े हरे रंग तथा कम घने जंगलों को हल्के हरे रंग से दिखाया गया है। नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा, ये देखो 7वें क्वेश्चन के, ये कैसे पहचाना कि कहाँ पर ज्यादा घने जंगल हैं और कहाँ पर कम घने जंगल। तो नक्शे में हल्के और गहरे रंग से दर्शाया गया है। अब 8वां है कि नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा घने जंगल हैं। तो आंसर के अंदर आप लिखोगे कि नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में सबसे ज्यादा घने जंगल हैं। 9वां है, अगर कोई मध्य प्रदेश में हो तो देश के सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे, उन राज्यों के आपको नाम लिखने हैं। देखो, क्या पूछा है कि क्वेश्चन में कि अगर कोई मध्य प्रदेश में है, इस जगह पर है ना, ये रहा मध्य प्रदेश,
तो सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी कौन सी साइड पर होंगे? ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सबसे ज्यादा घने जंगल। तो इनके क्या क्या नाम है? यदि कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज्यादा घने जंगल उसकी उत्तर वाली साइड में होंगे, है ना। ये ऊपर उत्तर है ना, उत्तर उत्तर वाली साइड में ये कौन कौन से उत्तर तथा पूर्व में होंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा घने जंगल होंगे। अब बच्चों अगला टॉपिक है मिजोरम में खेती की लॉटरी। झारखंड के जंगलों के बारे में तुमने सूर्यमणि की कहानी के अंदर पढ़ लिया। अब हम मिजोरम के राज्य के बारे में पढ़ेंगे। मिजोरम हमारे देश का एक राज्य है। तो अब तुम मिजोरम राज्य के पहाड़ों पर कैसे जंगल होते हैं, वहां पर लोग कैसे रहते हैं, कैसा उनका खान पान होता है, कैसे वो खेती बाड़ी करते हैं, ये सब आप अब पढ़ोगे मिजोरम के बारे में। टन 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 स्कूल छूटने की घंटी बजते ही लोमटे डिंगा डिनकीमा ने अपने बस्ते उठाए और चल दिए घर की ओर। बीच में सभी ने झरनों से पानी पिया, वहीं पर रखे बांस के बने कप में। आज सभी बच्चे ही नहीं, उनके उनके साइमा सर भी गांव पहुंचते उनको पहुंचने की जल्दी में है। आज शाम गांव की खास सभा जो बैठने वाली है, इसलिए सभी बच्चे जल्दी जल्दी गांव पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि आज उनके गांव के अंदर एक बहुत बड़ी खास तरीके की सभा है। इस साल किस परिवार को खेती की कितनी जमीन मिलेगी, इसकी लॉटरी निकलने वाली है। जमीन को साझा मानकर सब लोगों को बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। बांस के एक सुंदर बर्तन को हिलाकर उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। वह साहिमा सर के परिवार का नंबर पहला आया। वो बोले, झूम खेती की पहली पर्ची मेरे परिवार के नाम की आई है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। साइमा सर बहुत ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि मिजोरम में जब खेती की जाती है तो वहां पर पर्चियां डाली जाती हैं कि कौन सी जमीन का कौन सा हिस्सा किस इंसान के पास आएगा। मगर इस साल हम ज्यादा जमीन नहीं ले पाएंगे। पिछली बार मैंने ज्यादा जमीन ले ली थी, अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाया था। मेरी बहन झोरी की शादी के बाद स्कूल की नौकरी के साथ साथ अकेले खेती करना मेरे लिए मुश्किल है। साइमा सर ने 3 टन जमीन मांग ली। छोटी माथनी पूछ बैठी, 3 टन जमीन? चामुई ने समझाई कि 1 टन बीज हम जितनी जमीन पर बोते हैं उसे ही 1 टन जमीन बोलते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही लॉटरी से गांव के सभी परिवार को खेती के लिए जमीन मिल गई। समझ में आया कि मिजोरम में खेती कैसे की जाती थी। पर्चियों पर नाम लिखा जाता था, कोई भी अपनी मर्जी से जमीन पर कब्जा करके खेती नहीं करता था। अब देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नामों को आपको पढ़ना है। देखो, तो आंसर क्या होगा कि मिजोरम के आसपास के राज्य कौन कौन से हैं। देखो इधर के साइड वाले राज्य, ये यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है, पर मैं यहाँ पर आपको नाम पढ़कर बता देती हूँ कौन कौन से हैं ये। मिजोरम के आसपास के राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर है। अगला क्वेश्चन है, तुमने जमीन को 3 से नापने का तरीका पढ़ा। जमीन को नापने के लिए और क्या क्या तरीके होते हैं? तो बच्चों, भूमि को मापने के लिए कुछ अन्य तरीके होते हैं, जैसे कि गज में नापा जाता है, वर्ग में, मीटर में और फुट में भी मापा जाता है जमीन को। इसी तरीके से बच्चों तीसरा क्वेश्चन है कि स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप में पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है कि जंगल में ये कप किसने रखा होगा और क्यों रखा होगा? हाँ, मैंने कुएं, तालाब, नल, हैंडपंप आदि देखे हैं, जो कि अभी तो तीसरा है ना। तो ये कप किसने रखे होंगे? बांस से बनाकर आदिवासियों ने बनाए होंगे। उन्होंने यात्रियों की मदद के लिए ये कप बनाए होंगे ताकि वो उसके अंदर पानी पी सके। अगला सवाल है, जंगल की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो जंगल की सुरक्षा के लिए पहले तीसरा क्वेश्चन है कि स्कूल से जाते हुए बच्चों ने, ये तो हो गया, जंगल की सुरक्षा के लिए क्या क्या किया जा सकता है? तो आप लिख सकते हो कि जंगल सभी के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक है।
परंतु वैसे लोग जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए जंगलों का विशेष महत्व होता है। तो आप क्या लिखोगे कि जंगलों की सुरक्षा के लिए जंगलों के दोहन को रोकना आवश्यक होता है। अब बच्चों यहाँ पर अगला टॉपिक है झूम खेती। झूम खेती का तरीका भी निराला है। एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक आराम करने के लिए छोड़ दिया जाता है और फिर इस जगह को बांस या इस जगह पर फिर बांस और जंगल उग जाते हैं तो उसे उखाड़ा नहीं जाता है। बांसों को गिराकर जला देते हैं और ये जो राख होती है जमीन में खाद का काम करती है। समझ में आया कि झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ फसल काटने के बाद उस जमीन पर दोबारा फसल को बिल्कुल भी बोया नहीं जाता है। उस जमीन को कुछ सालों तक आराम करने के लिए छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। उस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है उसे उखाड़ते नहीं है, बस गिराकर जला देते हैं। ये जो राख होती है जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ ना जलें, जंगलों को नुकसान ना पहुंचे, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो जमीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर इसके ऊपर बीजों को छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे कि मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल वगैरह को एक साथ बोया जाता है। बस उस परिवार को उन्हें खाना खिलाना पड़ता है ना। मुख्य फसल चावल की होती है झूम खेती के अंदर। फसल तैयार होने पर उसे घर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम है। सड़कें तो है नहीं, बस ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। पीठ पर ही लाद कर सारी फसल इन रास्तों से घर तक लानी पड़ती है और इस काम के अंदर कई हफ्ते लग जाते हैं। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। सब साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं, मजे करते हैं। चेराव नाच भी करते हैं। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों को जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की थाप पर डांस करते हैं। चराव नाच के बारे में पता करो और कक्षा में इस तरीके से आपको नाच कर भी दिखाना है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन जीते हुए भी लगभग सभी बच्चे यहाँ पर स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। इस चित्र में देखो बच्चे कैसे मस्ती में पत्तों से सीटियां बजा रहे हैं। ऐसे कोई सीटी तुम भी बजाकर देख सकती हो। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है कि भास्कर भाई को खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फर्क है। समझ में आया कि भास्कर भाई जो खेती करते थे उस टाइप की खेती में और जो अभी मैंने झूम खेती के बारे में आपको पढ़कर बताया, दोनों ही खेतियों के अंदर क्या डिफरेंस है। आप क्या लिखोगे कि भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में निम्नलिखित समानता है। समानता है कि दोनों तरह की खेती में जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। अंतर क्या है कि भास्कर भाई पौधों का उपयोग जैविक खाद बनाने में करते हैं। वे जैविक खाद कंपोस्टिंग के द्वारा बनाते हैं। आगे है झूम खेती में तुम्हें क्या क्या बात अनोखी लगती है। क्या क्या बात अनोखी लगती है आपको झूम खेती में। तो आप लिखोगे कि झूम खेती की अनोखी बातें, जमीन के एक बड़े खाली टुकड़े को खेती के लायक बनाने के लिए उसके सभी खरपतवार और पेड़ उसी टुकड़े के अंदर जला दिए जाते हैं। झूम खेती में मिश्रित फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि एक साथ कई फसलें उगाई जाती हैं। खेती के लिए एक बार उपयोग की गई फसल को कई सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। समझ में आया कि खेती के लिए एक बार उपयोग की गई जमीन को, फसल नहीं आएगा यहाँ पर, जमीन आएगा। तो एक बार जो जमीन उपयोग कर ली जाती है उस जमीन को सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो बच्चों ये जो आंसर है पूरा ही आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी के अंदर लिख लेना। तो बच्चों यहाँ से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको अच्छे से पढ़कर बता दिए हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में है। सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखे हैं और बिल्कुल इजी और बिल्कुल सही वे के अंदर लिखे हैं, ताकि आपका इनको याद करना लिखना बिल्कुल आसान रहे। तो बच्चों ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहें और वीडियोस को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चैनल के अंदर बच्चों आपको बहुत सारी छोटी छोटी मिनिएचर वीडियोस भी मिलेंगी, आप ज़रूर उन्हें भी देखना।